अब हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है। अब सुनो, जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हुआ, दूसरे से वो तीसरे स्टेट में चेंज हुआ, और उसके बाद वो अगर अपने स्टेट में आ जाए, दोबारा अपने स्टेट में वापस आ जाए, तो इस पूरे फेनोमेना को क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि वो कन्वर्ट हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब सुनो, अगर मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हुआ और वापस फिर उस स्टेट में आ गया तो उसको भी इंटर कन्वर्जन बोलेंगे। अब देखो, वाटर जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड में आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में वाटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और गैस में वाटर वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया लिक्विड के फॉर्म में, ये हो गया गैस के फॉर्म में, और ये हो गया सॉलिड के फॉर्म में। अब सुनो, मान लो ये कोई सॉलिड था, ठीक है, तो इनके जो पार्टिकल क्या रहेंगे, आपस में अरेंज रहेंगे, इनमें स्पेस काफ़ी कम रहेगा। अब मैंने क्या किया, इसमें टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, यानी कि मैंने इस पार्टिकल को गर्म करना शुरू किया। अब क्या होगा, जब गर्म करते हैं तो क्या इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज़ होगी। अब इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो अब क्या करते हैं, ये मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि गर्म करने से क्या होता है कि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपस में एक दूसरे को कस के पकड़े हुए थे, वो कम हो जाता है, वो टूटने लगता है, और इसी वजह से जब वो टूटता है, कोई भी बॉन्ड होता है, मान लो ये बॉन्ड है, तो हमेशा याद रखना, बॉन्ड को अगर तोड़ना है, उसको तोड़ना है तो उसमें कुछ एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर दे रही हूँ, यानी मैं एनर्जी दे रही हूँ, और ये एनर्जी से क्या होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटता है, इसी वजह से वो यहाँ पे फ्रीली मूव कर पाएंगे। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और बॉन्ड जब टूट जाता है, जब भी बॉन्ड टूट जाएगा तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने टेम्परेचर दिया, मैंने हीट इंक्रीज़ की ना, तो मैंने टेम्परेचर दिया, उनको एनर्जी मिली, और एनर्जी से क्या हो गया, इनके बीच का बॉन्ड टूट गया। अब जब कोई बॉन्ड टूटा है तो उससे कुछ एनर्जी निकली होगी ना, तो उस एनर्जी को इन पार्टिकल ने क्या किया, यूज़ किया, और यूज़ करके उसी से काइनेटिक एनर्जी बनाया, और इसी काइनेटिक एनर्जी से ये पार्टिकल जो है यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं। समझ में आया सभी को? मैं दोबारा समझाऊँ क्या? देखो, यहाँ पे क्या होता है, पहले ही आपस में चिपके हुए थे, तब मैंने क्या किया, टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, यानी कि कुछ एनर्जी प्रोवाइड की। एनर्जी की वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट गया। अब टूट गया बॉन्ड, तो जो बॉन्ड टूटा, जो उसमें एनर्जी स्टोर थी, उन्होंने उस एनर्जी को यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी बना दिया। अब इसी एनर्जी का यूज़ करके, इसी काइनेटिक एनर्जी की मदद से ये जो पार्टिकल है इधर उधर घूमने लगे, और ये क्या बन गए, लिक्विड बन गए, ठीक है। मैं अलग पेन से लिखती हूँ। सो अब ये क्या बन गए, लिक्विड बन गए। तो यहाँ पे सॉलिड थे, अब ये क्या बन गए, लिक्विड। तो क्या हुआ, इन्होंने स्टेट चेंज किया। तो स्टेट चेंज करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी, टेम्परेचर की। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैटर सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में। अब सोचो, अगर हम लोग लिक्विड स्टेट में भी टेम्परेचर दे दें, यानी हम लोग लिक्विड को थोड़ा सा गर्म करने लगे, तब क्या होता है, तब इनके बीच में जो भी बचा कुचा बॉन्ड था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो भी टूट जाता है। अब ये रैंडम मोशन करेंगे, यहाँ से वहाँ घूमने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी आती है, और वो रैंडम मोशन करने लगते हैं। अब वो गैस बन जाते हैं। तो लिक्विड में जब हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो गैस बन जाते हैं। समझ में आया? मेरे पास एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है, मैं उसके थ्रू आपको समझाती हूँ, ये थोड़ा काफ़ी मैसी हो गया। तो यहाँ पे देखो, पहले सॉलिड थे, सारे के सारे पार्टिकल अपनी जगह पे थे। मैंने क्या किया, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दिया, थोड़ा सा मैंने हीटिंग कर दी। अब इनके बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब वो यहाँ से वहाँ फ्रीली मूव करने लगे। अब ये क्या बन गए, लिक्विड बन गए, सॉलिड से लिक्विड बन गए। फिर मैं अभी भी खुश नहीं हुई, तो मैंने क्या किया, इसको और हीट प्रोवाइड कर दिया, थोड़ा सा और हीट किया। अब इनके बीच में जितना भी बचा कुछ बॉन्ड था वो भी टूट गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं रहा, स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया, और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई। इनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई। अब वो इधर से उधर मूव करने लगे, ठीक है। अब ये किसी के बस में नहीं रहे।
तो ये क्या बन गए, गैस बन गए। तो लिक्विड से क्या हो गए, ये गैस बन गए। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर देते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मैटर जो है कन्वर्ट हो जाता है। और उसी तरीके से इसका उल्टा, अगर हम लोग गैस को ठंडा कर दें, कूलिंग कर दें, तो क्या होते हैं, वो बन जाते हैं लिक्विड। और लिक्विड को अगर ठंडा कर दें तो हम लोग क्या पाते हैं, सॉलिड। समझ में आया? तो जितनी भी बातें मैंने बोली वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए और इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। इसको एकदम स्टोरी की तरह पढ़ना, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक बीकर ले रखा है और उसके अंदर बहुत सारे आइस डाल रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आइस क्यूब हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको धीरे धीरे मैंने गर्म करना शुरू किया। तो अब होगा क्या, अब जो है आइस जो है पिघलने शुरू होगी और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो इसका मैं एक ग्राफ बनाती हूँ। देखो ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लाइव बना रही हूँ, ठीक है? वरना मैं सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से भी समझा सकती थी, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हीट, जो हम लोग हीट ऐड करेंगे, ठीक है, एडेड। और इस जगह टेम्परेचर, जो इस बीकर का जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो मैंने जब यहाँ पे इसको हीट करना शुरू किया तो मैं क्या देखती हूँ कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो मैं इसको हीट दे रही हूँ, मैं येलो से लिखती हूँ, तो मैं हीट ऐड कर रही हूँ और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है? यहाँ से मैं हीट ऐड कर रही हूँ और यहाँ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है। समझ में आया? अब मैं क्या देखती हूँ कि धीरे धीरे ये जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जो आइस है वो पिघलना शुरू कर देती है। पर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है कि अब बीकर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ ही नहीं रहा होता है, वो सेम टेम्परेचर पे रहता है। आइस तो पिघल रही है पर जो टेम्परेचर है वही का वही रहता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अब हम लोग हीट तो ऐड कर रहे हैं ना, पर जो टेम्परेचर है वो एकदम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब क्या होता है, जब सारी की सारी बर्फ़ पिघल जाती है, फिर अगर मैं हीट दे रही हूँ तब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू होता है। तो जब सारी की सारी बर्फ़ पिघल गई उसके बाद जो है पानी गर्म होना शुरू होता है, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज कलर से डिनोट किया है। बट ऐसा होता नहीं है, पानी को गर्म करोगे तो वो ऑरेंज कलर का नहीं बन जाता है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये गर्म पानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर किया है। तो यहाँ पे अब जाके पानी गर्म होना शुरू होता है। तो इसको ग्राफ में कैसे बताएंगे? हम लोगों ने हीट ऐड किया और टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है? अब क्या मैं देखती हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसके बाद यहाँ से ऑफ कोर्स जब हम लोग हीट देंगे तो पानी क्या है, वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस बनना शुरू हो गया। अब यहाँ पे भी वही इंटरेस्टिंग बात होती है कि यहाँ पे गैस तो बन रहा है पानी, पर यहाँ पे टेम्परेचर फिर इंक्रीज नहीं कर रहा है, टेम्परेचर वही का वही कांस्टेंट है। तो सेम चीज़ हम लोग हीट कर रहे हैं पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज करना कब शुरू होगा? जब सारा का सारा पानी भाप बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा का सारा पानी भाप बन गया है, इसमें कोई भी लिक्विड नहीं बचा है। अब अगर इसमें मैं हीट प्रोवाइड करूँगी तो इसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा। समझ में आया सभी को? ये ग्राफ भले ही आपको समझ में नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें समझ में आई? ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो इस केस में क्या हुआ, मैंने आइस रखा, ठीक है, आइस को मैंने गर्म करना शुरू किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे बर्नसन बर्नर लगा दिया। तो आइस गर्म होना शुरू हुई, तो आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ। फिर मैं क्या देखती हूँ, आइस जो है गर्म होने के बाद पिघलना शुरू हुई। तो यहाँ पे आइस पिघल रही है, पर जो बीकर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। पिघल तो रही है आइस, हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है बर्फ़ पिघल रहा है पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसका ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। देखो टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, हीट हम लोग दे रहे हैं पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर सारी की सारी बर्फ़ जब पिघल गई, एक भी बर्फ़ नहीं बची, तब जाके जो है हीट टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे जो पानी है वो बॉईल करना शुरू हो गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर रहा। यहाँ पे जब भाप बनना शुरू हुआ तो जब तक सारे के सारे पानी भाप नहीं बन गए तब तक यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज़ ही नहीं हुआ।
तो यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ। उसके बाद जब सारा पानी भाप बन गया, अब कोई भी लिक्विड नहीं बचा, अब अगर उस गैस में, अगर उस वाटर वेपर में अगर आप हीट दोगे तो फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। तो ये ग्राफ बनता है। अब समझ में आया? इतनी जो मैंने स्टोरी आपको समझाई, जो एक्सपेरिमेंट किया, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात समझाने के लिए किया कि जो हीट है वो दो काम करता है। पहला, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। अगर आप किसी चीज़ को हीट करोगे तो पहली चीज़ क्या होती है? टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है। और दूसरी, वो स्टेट को चेंज करता है। यहाँ पे सॉलिड से क्या हो रहा था? लिक्विड बन रहा था। तो जो हीट रहती है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है, और दूसरा वो स्टेट भी चेंज करती है। तो जब भी स्टेट चेंज होता है तब टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा होता है तब स्टेट चेंज नहीं होती। आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तब स्टेट चेंज नहीं होती, और जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करता। अब क्लियर हो गया? तो इसलिए हम लोगों को इस टाइप का जो है ग्राफ मिलता है। ऐसी हीट जो स्टेट चेंज करती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। तो यहाँ पे जो है स्टेट चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट। यानी कि ऐसी हीट जो स्टेट चेंज कर रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है। यहाँ पे टेम्परेचर तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो उसको हम लोग लैटेंट हीट बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो हीट है उसको हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ से लिक्विड से सारे के सारा जो है गैस बन रहा है, यानी स्टेट चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। अभी मैं पूरा डेफिनेशन दिखाऊंगी आपको लैटेंट हीट का। सो आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। मेरी ड्राइंग तो बहुत बेकार है। सो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा बना हुआ है। तो देखो, ये पहले सॉलिड था, फिर हम लोगों ने सॉलिड में टेम्परेचर यानी हीट ऐड किया। हीट ऐड करने से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, पर फिर उसके बाद मेल्टिंग शुरू होने लगी। मेल्टिंग समझते हो ना सब लोग? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसी प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मेल्टिंग होने लगी, पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर जब सारी की सारी बर्फ़ जो है मेल्ट हो जाती हैं, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू करता है। अब क्या हो गया? ये लिक्विड बन गया है। अब लिक्विड से जब वो वेपर बनना शुरू होता है, फिर कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। देखो यहाँ पे ना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, हम लोग हीट दे रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहा है इस साइड, पर वो ऊपर नहीं बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसके बाद जब सारा का सारा पानी भाप बन जाएगा, कोई भी पानी नहीं बचेगा, तब जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होगा। आप समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेटेंट हीट है, इसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। जो भी हम लोगों ने इसमें जो हीट डाला, इतना जो हीट डाला है, उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं लेटेंट हीट कहते किसे हैं। सो the hidden heat which break the force of attraction between molecules is known as latent heat. Since the heat energy is hidden in the bulk of matter, it is called latent heat. तो latent का मतलब छिपा हुआ हीट। तो क्या होता है कि जो है स्टेट चेंज हो रही होती है। अब सॉलिड से लिक्विड तभी होंगे जब इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे। हम लोगों ने आगे पढ़ रखा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब टूटता है तभी तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो लेटेंट हीट क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में हेल्प करती है, इसी वजह से स्टेट चेंज होता है। और उसी तरीके से जब लिक्विड का स्टेट चेंज होगा तो वो वेपर बन जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब लैटेंट हीट जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, देखो यहाँ पे क्या होता था? सॉलिड से लिक्विड बन रहा था। सो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड। तो जो हीट सॉलिड को लिक्विड बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब तोड़ना, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसी तरीके से जो हीट लिक्विड को गैस बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वहाँ पे वेपर बन रहा है। ठीक है, ईजी है। बट अगर एग्ज़ाम में आया कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है या फिर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो उसको ऐसे मत लिख देना, ये तो बस समझाने के लिए था। डेफिनेशन कुछ और होती है। तो अब हम लोग डेफिनेशन पे जाते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो उसी को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, अभी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे।
तो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट कर देती है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वही सेम चीज़, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। अब melting point और boiling point क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको इसका मतलब बता दूंगी। अगर एग्ज़ाम में आए तो ये डेफिनेशन लिखना। अब हम लोग बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जब जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का कितना होता है 273.6 केल्विन। केल्विन क्या है, एक स्केल है टेम्परेचर नापने की। अगर इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में रखें तो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो मेल्ट करना शुरू कर देती है। ओके, अब कोई मत ये बोल देना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। वाटर ऑलरेडी मेल्ट कर चुका है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, उसका होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जब वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि उसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब 1 atm का प्रेशर लग रहा होता है उस वाटर के ऊपर या फिर उस आइस के ऊपर। समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया सबको कि एक ऐसा टेम्परेचर जब वाटर जो है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। समझ में आया? और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर उसे केल्विन स्केल में लिखना होगा तो कितना हो जाएगा, वो ये हो जाता है 373.16 केल्विन। समझ में आ गया सभी को? उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है कि ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड जो है सॉलिड में बनना शुरू हो जाती है तो उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब लिक्विड है फ्रीज होकर सॉलिड बनना शुरू हो जाती है। सो द टेम्परेचर एट विच स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ गया सभी को? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब समझ में आया ना, कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो, जैसे एटीएम एक यूनिट है, ठीक है, तो जब प्रेशर की यूनिट 1 atm हो उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड जो है फ्रीज करना शुरू हो जाता है, यानी बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी को अगर केल्विन स्केल में करें तो क्या हो जाएगा 273.16 केल्विन। ये किसका, लिक्विड का है। ओके, लिक्विड है तो वैसे भी फ्रीज करके सॉलिड बनेगा, सॉलिड का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता। समझ में आया सभी को? वो तो कुछ इस तरीके से हो गया कि मैंने आपको एक आइस दिया और बोला इसको फ्रीज करके दिखाओ, तो आप बोलोगे ये तो ऑलरेडी फ्रीज है, ये ऑलरेडी आइस है, तो मैं उसको और कितना बर्फ़ जमाऊँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। देखो रूल क्या कहता है कि पहले सॉलिड होता है, उसके बाद सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में, फिर किस में चेंज होगा, गैस में। बट यहाँ पे तो लिक्विड स्टेट आ ही नहीं रही है, ये तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन रहा है और गैस से लिक्विड बन रहा है। तो इस टाइप के चेंज को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और वाइस वर्सा, मतलब कि उल्टा भी, यानी गैस से भी सॉलिड बन रहा है या फिर सॉलिड से गैस बन रहा है, इन दोनों प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। समझ में आया सभी को? तो इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है नेफ्थलीन। अब नेफ्थलीन क्या होता है कि जो आप देखिए कि बाथरूम में वो वाइट कलर की बॉल्स रहती हैं, वो डाल देते हैं जिससे कि बदबू ना आए, बैक्टीरिया मर जाए। तो वो क्या होती हैं, वो बॉल्स जो हैं डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो लिक्विड नहीं बनती हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, द प्रोसेस इन विच
गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू लिक्विड एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन। मतलब जब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिक्विफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सो जितनी भी मैंने बातें बताई वो सारी की सारी इस डायग्राम में लिखी हुई है, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं आपको इसके बाद इवेपोरेशन पढ़ाऊंगी। उसी तरीके से जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं या फिर लिक्विफिकेशन बोलते हैं, और लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस हो रहा है या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। सबलाइम लिखा हुआ है, सब्लिमेशन पूरा फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब सॉलिड जो है वो लिक्विड बनना शुरू होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड बनना स्टार्ट करता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड जो है गैस बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, और वहाँ पे प्रेशर कितना हो, 1 atm, ठीक है, प्रेशर की वैल्यू 1 atm हो, 1 atm का प्रेशर उस जगह पे पड़ रहा हो। ओके, आई होप अब आपको सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ भी लिख देना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो अब हम लोग लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन क्या होता है? तो इवेपोरेशन जब भी लिक्विड चेंज होता है गैस में उसी को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन रहती है कि उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। इसको कुछ इस तरीके से समझो। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर 0 से लेके 99 तक है, यानी 100 से कम है, अब बोलोगे नहीं अगर दीदी 99.1 है, 99.2 है, तब मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो 100 से कम है, ठीक है। तो अगर 100 डिग्री से कम है और इस जगह पे, तब अगर इस जगह पे लिक्विड से गैस बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। पर अगर यहाँ से अगर 100 डिग्री से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और तब जाके लिक्विड से गैस बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। बॉइलिंग होता, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में होता सेम चीज़ है। जो लिक्विड है वो गैस बनती है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है, टेम्परेचर का। जो इवेपोरेशन है वो कम टेम्परेचर में होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में होता है। पर जो बॉइलिंग होती है वो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे होती है। तो इवेपोरेशन कम टेम्परेचर पर होता है और बॉइलिंग जो है ज़्यादा पे होती है। अब इसको कुछ इस तरीके से समझो, मान लो आपने एक बर्तन में पानी रखा और उसको बाहर रख दिया। अब क्या होगा, उस पर धूप पड़ेगी, पानी गर्म होगा और पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन, क्योंकि यहाँ पे उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। उस पानी को आप ऐसे छुओगे तो आप जलोगे नहीं, ठीक है। अब क्या किया आपने, उसी बर्तन को गैस पर रख दिया और उसको इंक्रीज़ कर दिया। अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, अब भी वही चीज़ हो रही है, पानी जो है अभी भी भाप बन के उड़ रहा है, पर अभी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर आप छुओगे तो आप जल जाओगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे। धूप वाले प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलेंगे, और जब टेम्परेचर ज़्यादा था आपने गैस पे रखा तो इस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग बोलेंगे। दोनों एक ही चीज़ हो रही है, दोनों में लिक्विड गैस बन रहा है, पर टेम्परेचर डिफरेंस है। तो समझ में आया अब? The process of conversion of substance from liquid state to gaseous state at any temperature below its boiling point. कोई भी टेम्परेचर ले लो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए। यानी वाटर में 100 डिग्री से आप जितना भी कम टेम्परेचर पे अगर पानी जो है भाप बन रहा है तो उसको इवेपोरेशन ही बोलेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम है वेपराइजेशन। ओके, आई होप सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इवेपोरेशन इज़ ए सरफेस फेनोमेना। अब सरफेस फेनोमेना का मतलब क्या है कि ये सरफेस पे होता है पानी के, जितना ज़्यादा सरफेस उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। मान लो आपने एक ऐसा बर्तन लिया इतना बड़ा, उसमें पानी भर दिया, और एक इतना छोटा सा बर्तन लिया, तो बताओ इवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगा,
यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ का सारा पानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि वो सरफेस फेनोमेना है। ओके, देखो यहाँ पे ओशन का जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है। सेम ये रियल पिक है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये काफ़ी इजी टॉपिक है। तो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, पर इतना भी ज़्यादा नहीं। अगर वो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो गया तो उसको बॉइलिंग कहेंगे, तब वहाँ पे इवेपोरेशन होगा नहीं, तब वहाँ पे बॉइलिंग होगा। अब सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना। उसी तरीके से सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। उसी तरीके से ह्यूमिडिटी मतलब नमी। देखते हो ना बारिश के टाइम पे क्या होता है कि हवा में एक नमी रहती है, ठीक है। वैसे ही समर्स में क्या होता है कि थोड़ी सी हवा ड्राई रहती है। तो ह्यूमिडिटी मतलब नमी। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी यानी बारिश के मौसम में क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा या ज़्यादा, कम होगा, ठीक है। तब वहाँ पे इवेपोरेशन कम होगा। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरीके से विंड स्पीड, अगर हवा जल्दी जल्दी बहेगी तो जल्दी जल्दी सारा वेपर लेके चली जाएगी, तो इसलिए अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पे तो मैंने डायग्राम से बताया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बाय चांस अगर आप भूल जाओ तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर देना, ठीक है। डायग्राम मत बनाना, ये वाली चीज़ें लिखना, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। अब देखो होता क्या है, मान लो यहाँ पे एक सरफेस है, मतलब यहाँ पे एक लिक्विड है, ठीक है। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं यानी लिक्विड के एटम है। मुझे ब्लू कलर से बनाना चाहिए था ना, वेट, जादू, देखो ब्लू हो गया। तो यहाँ पे जो है सारे के सारे वाटर एटम्स थे। अब होता क्या है कि यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर था, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ हीट तो होगा, एटमॉस्फेयर में गर्मी तो होती है, देखो गर्मी है। तो क्या होता है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स रहते हैं, यहाँ के जो एटम्स रहते हैं, एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब हीट अगर वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, अगर लिक्विड में हीट दे दो तो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेम सारे पार्टिकल यही करते हैं। तो अब तुम लोग बताओ, अगर एटमॉस्फेयर की सारी हीट ये लोग यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, सारे हीट वाटर मॉलिक्यूल यूज़ कर ले रहे हैं, तब एटमॉस्फेयर में क्या होगा, हीट की कमी हो जाएगी, एटमॉस्फेयर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसी वजह से सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ठंडी हो जाती हैं। तो जहाँ पे इवेपोरेशन होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सो इसलिए कहते हैं इवेपोरेशन गिव कूलिंग इफ़ेक्ट। क्यों होता है कूलिंग, क्योंकि सारी की सारी जो हीट है वो यहाँ के मॉलिक्यूल यूज़ कर लेते हैं और उसी हीट का यूज़ करके वो वेपर बन जाते हैं। तो मटके में भी क्या होता है, यहाँ पे देखते हो ना, मटका जहाँ तक पानी भरो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा गीला गीला रहता है। तो वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, जो वाटर एटम हैं, वो रस के बाहर आते हैं, मतलब कि मटकी से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं ना, क्योंकि वो है मटकी रहती है, उसमें पोर्स रहते हैं। तो उन पोर्स से वो बाहर आ जाते हैं और बाहर क्या रहता है, गर्मी रहती है। अब क्या करते हैं, उसी गर्मी उसी हीट का ये यूज़ करते हैं और यहाँ से वो वेपर बन जाते हैं। पर जब वो वेपर बन रहे होते हैं तो सारी हीट तो उन्होंने अंदर की यूज़ कर ली, बाहर की यूज़ कर ली। तो इससे क्या होता है कि अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी मैंने कहा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से, तो उस एनर्जी का यूज़ करते हैं आपस में बॉन्ड तोड़ने के लिए, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है। मैंने बताया था ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एक और दूसरे पार्टिकल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो उस हीट का यूज़ करते हैं इनके आपस के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और इसी से क्या होता है, इन्वायरमेंट जो होता है ठंडा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। सो एनसीईआरटी के लास्ट में आपको 2 स्टेट के बारे में और लिखा हुआ है, प्लाज्मा स्टेट और बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। तो देखो प्लाज्मा स्टेट क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी गैस को हीट करते हैं,
ठीक है। देखो सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनेगा। अब गैस को भी जब हीट करेंगे और बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो उसके क्या होते हैं, आयंस अलग अलग हो जाते हैं। तो उस चीज़ को, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। ये कैसे होता है, जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो तब क्या होता है कि तब वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट फॉर्म होता है, यानी कि जो गैसेस हैं वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका जस्ट उल्टा होता है। देखो जब लिक्विड को हम लोग फ्रीज करते हैं, कूल करते हैं, तो वो सॉलिड बनता है। अब सॉलिड को भी जब और कूल करेंगे, बहुत कूल करेंगे, तब जाके ये स्टेट बनती है और ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल स्टेट है। तो इसमें क्या होता है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, सारे मोशन स्टॉप हो जाते हैं, सबसे लोएस्ट एनर्जी पे सारे एटम पहुंच जाते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्योंकि यहाँ पे 2 साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था, बोर्स ने और आइंस्टाइन ने। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। एक और हम लोग इसका पार्ट बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो बस ये 2 पार्ट आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।